साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमारी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है लगातार, मैं आपको रोजाना साइकोलॉजी की क्लासें उपलब्ध करवा रहा हूं। उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में, और जो हमारा व्यक्तित्व का टॉपिक चल रहा है और उसमें हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं व्यक्तित्व के, और तीसरे पार्ट में आज हम शुरू करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ेंगे आज। शुरू करते हैं। व्यक्तित्व मापन की विधियां। ठीक है, चलिए देखिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है अप्रक्षेपी विधियां और दूसरी है प्रक्षेपी विधियां। ठीक है, तो हम अप्रक्षेपी विधियों की बात कर रहे हैं। पहले अप्रक्षेपी विधियों की चर्चा कर रहे हैं। अप्रक्षेपी विधि में पहली विधि में आपको पढ़ा रहा हूं। विधि का नाम है आत्म कथा विधि। ठीक है, पहली विधि है अप्रक्षेपी विधियों में, और विधि का नाम है आत्म कथा विधि। ठीक है, इस विधि के प्रतिपादक हैं, अर्थात आत्मकथा विधि को देने वाले हैं, कौन है? देखिए, विलियम वुंट एवं टिचनर। ठीक है, आत्मकथा विधि के प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट एवं टिचनर, जिन्होंने इस विधि को दिया है। आत्मकथा विधि को आत्मकथा विधि के नाम के अलावा कुछ उपनाम भी इसके हैं, उन नामों से भी जानते हैं। इस विधि को अंतःदर्शन विधि भी कहते हैं। आत्मकथा विधि का ही दूसरा नाम है अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन क्या होता है तो उसके बारे में वुडवर्थ ने कहा है, अंतःदर्शन स्वयं का निरीक्षण होता है। क्या है अंतःदर्शन? स्वयं का निरीक्षण है। आत्मकथा विधि प्रतिपादक है विलियम वुंट एंड टिचनर। ठीक है, इसके उपनाम है, इस विधि को अंतःदर्शन विधि कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा अंतःदर्शन स्वयं का निरीक्षण होता है, और टिचनर कहते हैं, टिचनर ने कहा अंतःदर्शन से तात्पर्य है अपना निरीक्षण करना। अंतःदर्शन से तात्पर्य होता है स्वयं का निरीक्षण करना। अंतःदर्शन से तात्पर्य है स्वयं को जानना। जानना मतलब अपने अंदर झांकना। अंतःदर्शन विधि आत्मकथा विधि का ही दूसरा नाम है। अंतःदर्शन क्या होता है उसके बारे में वुडवर्थ ने कहा है, अंतःदर्शन स्वयं का निरीक्षण है। अंतःदर्शन के माध्यम से स्वयं का निरीक्षण किया जाता है, और निरीक्षण का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक देखना। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को, अर्थात विगत जीवन की घटनाओं को स्वयं याद करे, ध्यानपूर्वक उनका अध्ययन करे और दूसरों के समक्ष लिखित रूप में उन्हें प्रस्तुत कर दे, तो वह विधि कहलाती है आत्मकथा विधि। टिचनर कहते हैं स्वयं को जानना, अर्थात अपने अंदर झांकना। अपने अंदर झांकना मतलब अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपने गुण और दोषों को जानना। इसको हम कहते हैं अंतःदर्शन विधि। तो इसका मतलब आत्मकथा विधि क्या है? आत्मकथा विधि के बारे में कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपने विगत जीवन की घटनाओं का स्वयं अध्ययन करे और दूसरों के समक्ष उसे लिखित रूप में प्रस्तुत कर दे, तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा। जब कोई व्यक्ति अपने विगत जीवन की घटनाओं का स्वयं अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात उसे दूसरों के सामने लिखित रूप में प्रस्तुत कर देता है, तो उसे आत्मकथा विधि कहते हैं। आत्मकथा विधि को अंतःदर्शन विधि के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीनतम विधि मानी जाती है। व्यक्तित्व मापन की सबसे प्राचीनतम विधि है आत्मकथा विधि। इस विधि में व्यक्ति स्वयं
अपने विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करता है और दूसरों के समक्ष उस घटना को या जो भी उसके जीवन की बातें हैं उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। और लिखित रूप में प्रस्तुत करता है स्वयं। आत्म मतलब मैं, मेरी, कथा मतलब कथा, अर्थात मेरी कथा जो मेरे जीवन में घटनाएं हुई है, मैं आपको उन घटनाओं को स्वयं लिखित रूप में बता रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं आत्मकथा विधि। इस विधि के दो रूप होते हैं आत्मकथा विधि के। एक तो होती है औपचारिक आत्मकथा और दूसरी होती है अनौपचारिक आत्मकथा। ठीक है, औपचारिक आत्मकथा से मतलब व्यक्ति को शीर्षक दे दिया जाता है, व्यक्ति को शीर्षक दे देते हैं। शीर्षक दे देते हैं मतलब जो शीर्षक दिया हुआ है उसी शीर्षक के तहत व्यक्ति को अपने विगत जीवन की घटनाओं का उल्लेख करना पड़ता है, उन घटनाओं के बारे में बताना होता है। ठीक है, दूसरा है अनौपचारिक। इसमें शीर्षक नहीं होता है, इसमें व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, आजादी होती है कि व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से जो उसे अच्छा लगता है उसका उल्लेख करे और जो उसे अनुचित लगता है या जिसका वो उचित नहीं समझता दूसरों को बताना, वो उसको ना करे। या फिर हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक में किसी प्रकार का शीर्षक नहीं है तो उसमें व्यक्ति के ऊपर बाउंडेशन भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, उसकी इच्छा है, उसकी मर्जी है, वो जिन बातों को बताना चाहे बताए, जिन बातों को नहीं बताना चाहता नहीं बताए। ठीक है, जैसे यहां पे हमने दे दिया किसी बच्चे को औपचारिक में विद्यालय जीवन, क्या दे दिया, विद्यालय जीवन या प्रतियोगी काल, जब तैयारी कर रहे थे तब, तो आपको केवल इनके बारे में ही लिखना है, विद्यालय जीवन और प्रतियोगी काल के बारे में ही लिखना है। इस समय के दौरान आपने अपने जीवन में क्या अनुभव प्राप्त किए, आपका जीवन कैसा रहा, इस समय अवधि में आपने अपने जीवन में क्या क्या परेशानियां झेली, क्या क्या समस्याएं आपने झेली या क्या सुखद अनुभव आपको रहे, उन बातों का उल्लेख करना है आपको। लेकिन दूसरे में अनौपचारिक है, आपकी मर्जी है इनका उल्लेख करें ना करें, आपके ऊपर बाध्यता नहीं है। ठीक है, अब जो आत्मकथा विधि है इसे हम अमनोवैज्ञानिक विधियों में शामिल करते हैं, अर्थात ये इसकी एक कमी है कि मनोविज्ञान में पढ़ते तो हैं लेकिन इस विधि को अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। अमनोवैज्ञानिक क्यों मानते हैं, देखिए ये आप भी जानते हैं, जो भी व्यक्ति अपने विगत जीवन की घटनाओं का उल्लेख करेगा, जो भी व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखेगा, वो अपने पुराने जीवन की उन घटनाओं का उल्लेख बिल्कुल भी नहीं करेगा जिससे उसकी वर्तमान छवि के धूमिल होने का खतरा हो। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्यक्ति उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करेगा, उन्हीं बातों का उल्लेख करेगा जिससे उसकी छवि पर कोई प्रभाव ना पड़े या उसकी छवि पर आंच ना आए। और ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं, ऐसा घटनाक्रम जिससे उसकी छवि के धूमिल होने का खतरा है, उसकी छवि के खराब होने का खतरा है, व्यक्ति उन बातों को, ऐसी जो भी हमारी प्रतिक्रियाएं हैं या जो हमारी घटनाएं हैं, हमारे अनुभव है, उनको बताने से बचेगा, अर्थात उन बातों को वो छुपा लेगा। मेरे कहने का मीन्स ये हुआ कि जो आत्मकथा विधि है जिसे हम अंतः दर्शन विधि कह रहे हैं, इसमें व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण जरूर करता है, लेकिन निरीक्षण करने के पश्चात वो क्या करता है, उन विधियों को, मतलब उन बातों को जिन बातों से उसे नुकसान हो सकता है, उस जैसे किसी को वर्तमान में बहुत महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जा रहा है, ग्रेट पर्सन कहा जा रहा है, लेकिन जब वो देखेगा उसे लगेगा कि अगर मैंने पुरानी कोई ऐसी बात बता दी जो मेरे लिए नेगेटिव है तो लोगों की नजर में मेरी छवि खराब होगी। ठीक है, इसलिए वो उस बात को बताने से बचेगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो भी व्यक्ति आत्मकथा लिखता है वो अपनी कमियों को तो छुपा लेता है, कमियों का क्या कर लेता है, छुपा लेता है, और छोटी छोटी सी अच्छाइयों को, छोटी छोटी अच्छाइयों को बढ़ा चढ़ा करके उल्लेख करता है, अपनी कमियां छुपाता है और छोटी छोटी अच्छाइयों को क्या करता है, बढ़ा चढ़ाकर उनका उल्लेख करता है। ठीक है, इसीलिए इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधि कहा जाता है, अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। हमने पढ़ी है आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि के प्रतिपादक है विलियम वुंट एंड टिचनर। इस विधि के उपनाम है, इस विधि को अंतः दर्शन विधि भी कहते हैं। वुडवर्थ कहते हैं अंतः दर्शन स्वयं का निरीक्षण होता है। टिचनर कहते हैं अंतः दर्शन से तात्पर्य है अपने अंदर झांकना, अर्थात स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना। इस विधि में एक व्यक्ति स्वयं
अपने विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात दूसरों के समक्ष उन घटनाओं को लिखित रूप में प्रस्तुत कर देता है। यह व्यक्तित्व मापन की प्राचीनतम विधि है। इस विधि के दो रूप माने जाते हैं, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक में शीर्षक दिया होता है और अनौपचारिक में शीर्षक नहीं होता है। शीर्षक दिया होता है इसका मतलब व्यक्ति को जो शीर्षक दिया गया है उसी के तहत अपने जीवन की घटनाओं का उल्लेख करना होता है। ठीक है, उसके बाद जिसमें अनौपचारिक है उसमें उसके ऊपर बाध्यता नहीं है, वो क्या करेगा, जो उसको बताना है बताए, जिसको छुपाना चाहता है उसको छुपा ले। फिर जो शीर्षक वाली बात हम कर रहे हैं उसमें कोई भी शीर्षक होता है। इस विधि को अमनोवैज्ञानिक विधियों में शामिल किया जाता है। अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति अमनोवैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आत्मकथा विधि के माध्यम से अपने जीवन की घटनाओं को उल्लेख करता है वो व्यक्ति अपनी कमियों को छुपा लेता है और छोटी छोटी सी अच्छाइयों का बढ़ा चढ़ा करके उल्लेख करता है। ठीक है, तो यह है हमारी कौन सी विधि, आत्मकथा विधि। आत्मकथा विधि के पश्चात अब हम पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व मापन की दूसरी विधि में व्यक्ति इतिहास विधि। यह भी अप्रक्षेपी विधियों में शामिल होती है। अब इसमें और उसमें अंतर क्या है, देखो, आत्मकथा विधि में व्यक्ति स्वयं अपना अध्ययन कर रहा था और फिर उसे लिखित रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन व्यक्ति इतिहास विधि में ऐसा नहीं है। व्यक्ति इतिहास विधि में एक व्यक्ति होगा जो दूसरे व्यक्ति का अध्ययन करेगा, अध्ययन करने वाला कोई और होगा और जिसका अध्ययन किया जाएगा वो कोई और होगा। आत्मकथा विधि में अध्ययनकर्ता भी वही था, जिसका अध्ययन कर रहे हैं वो भी वही है, मतलब स्वयं ही सब कुछ था। तो व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक हैं टाइडमैन। ठीक है, व्यक्ति इतिहास विधि टाइडमैन ने दी। इस विधि को केस स्टडी विधि, इस विधि को जीवन व्रत विधि इन नामों से भी जानते हैं। इस विधि को केस स्टडी भी कहते हैं, इसे जीवन व्रत विधि के नाम से भी जानते हैं, हम इसे जीवन व्रत विधि भी कहते हैं। ठीक है, इस विधि में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उल्लेख करता है। ठीक है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विगत जीवन की घटनाओं का उल्लेख करता है। उल्लेख करता है मतलब दूसरे व्यक्ति का पहले क्या किया जाता है, उसके जीवन का अध्ययन। ठीक है, और अध्ययन करने के पश्चात उसकी वर्तमान परिस्थिति के लिए अध्ययन करने के पश्चात उस व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को जानने की कोशिश की जाती है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का उल्लेख करता है, पहले वो उन घटनाओं का अध्ययन करता है और फिर वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को जानने की कोशिश करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति वर्तमान में अपराधी है, ठीक है, तो अपराधी बनने के पीछे कोई तो कारण होंगे। कोई व्यक्ति वर्तमान में क्या है, अपराधी है, तो उसके अपराधी बनने के पीछे कोई कारण होगा। उन कारणों को जानने के लिए हम उसके विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करेंगे, अर्थात हम केस स्टडी करेंगे। कोई व्यक्ति वर्तमान में आपराधिक प्रवृत्ति का है, आपराधिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, वो आपराधिक कार्यों से क्यों जुड़ा, उसके पीछे कोई कारण होंगे। उन कारणों को जानने के लिए हम उसके विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उन कारणों का पता करने के लिए हम उसके पास्ट का अध्ययन करेंगे, जो बीता हुआ काल है उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है
कि जो घटना हुई होगी, कोई भी घटना जिसकी वजह से वो अपराधी बना है, तो वो कारण होगा, उस कारण को जानने के लिए उसके बीते हुए समय का अध्ययन करेंगे। अब हम किन किन शीर्षकों के अंतर्गत जानकारी जुटाएंगे? तो पहले तो हम देखेंगे कि उस बच्चे की या उस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस अपराधी की हम बात कर रहे हैं उनके परिवार में आपराधिक प्रवृत्ति के दूसरे लोग भी हों। पारिवारिक पृष्ठभूमि की देखेंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है अत्यंत गरीबी की वजह से या धन की कमी की वजह से गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर हो गया। शैक्षिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, घर में पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्गदर्शन की कमी रही हो, शिक्षा का अभाव रहा हो, पढ़ाई लिखाई के प्रति कहते हैं घर में माहौल ना हो, इसीलिए वो इस प्रकार के रास्ते पर चला गया। तो पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, शैक्षिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे और सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। सामाजिक पृष्ठभूमि, ठीक है, सामाजिक पृष्ठभूमि कहने का मीन्स ये हुआ कि इनमें से किसी भी शीर्षक को हम ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पता लगाएंगे कि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि कैसी है और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है। इसका मतलब कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से वो अपराधी बनाए। इन शीर्षकों के अंतर्गत जो चर्चा या फिर जो जानकारी हम जुटाएंगे उसके लिए हम मिलेंगे किनसे? तो हम मिलेंगे उसके परिवार के लोगों से, परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। भाई हमको पता कैसे चलेगा उस व्यक्ति के बारे में? तो हम उसके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे, उनसे जानकारी जुटाएंगे, रिश्तेदार से मिलने की कोशिश करेंगे, रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलने की कोशिश करेंगे और आस पड़ोस के लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करेंगे और यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो व्यक्ति वर्तमान परिस्थिति में आया कैसे। तो परिवार के सदस्य, माता पिता, रिश्तेदार, मित्र और आस पड़ोस के लोग, ठीक है, ये इनसे हम जानकारी जुटाएंगे, इनसे हम जानकारी एकत्रित करेंगे और उसके बाद हम उस व्यक्ति के उस कारण को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से व्यक्ति वर्तमान में आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, आपराधिक कार्यों से जुड़ा हुआ है। तो व्यक्ति इतिहास विधि के प्रतिपादक टाइडमैन इसे केस स्टडी या जीवन व्रत विधि भी कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात वो वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को जानने की कोशिश करता है। वर्तमान परिस्थिति के लिए कौन से कारण जिम्मेदार है इनका पता लगाने की कोशिश करता है और ये जो शीर्षक मैंने लिखे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि, इनके अंतर्गत वो व्यक्ति के संबंध में जानकारी जुटाता है। जानकारी जुटाने के लिए वह परिवार के सदस्यों, माता पिता, रिश्तेदारों, मित्रों और आस पड़ोस के लोगों से भी मिलता है और जो जानकारी पता लगती है उसके माध्यम से वो कारण पता करके इसमें उपचार करने की कोशिश भी की जाती है। ठीक है, चूंकि इस विधि में कारण पता करते हैं इसलिए इस विधि को निदानात्मक विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निदानात्मक विधि। कारण पता करने की कोशिश की जाती है इसलिए इसको निदानात्मक विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो यह है हमारी व्यक्तित्व मापन की दूसरी विधि। विधि का नाम है व्यक्ति इतिहास विधि। इसके प्रतिपादक है टाइडमैन। इस विधि के उपनाम भी हैं। इस विधि को जीवन व्रत इन नामों से भी जाना जाता है। तो इस विधि में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करता है और तत्पश्चात उन्हें लिखित रूप में दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपराधी है तो अपराधी बनने के पीछे कारण क्या है, अपराधी क्यों बना है, इस बात का पता करने के लिए उसके विगत जीवन की घटनाओं का अध्ययन करेंगे और पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि, इनके माध्यम से उस व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जानकारी जुटाने के लिए या कारण पता करने के लिए हम उसके परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, उसके माता पिता से मिलेंगे, उसके रिश्तेदारों से मिलेंगे, आस पड़ोस के लोगों से जानकारी इकट्ठा करेंगे और मित्रों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो ये थी हमारी व्यक्तित्व मापन की व्यक्ति इतिहास विधि। तीसरी विधि की चर्चा कर लेते हैं, और तीसरी विधि है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि, प्रश्नावली विधि, अच्छा, इसके प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। प्रश्नावली विधि किसने दी है? वुडवर्थ ने। और प्रश्नावली विधि, इस विधि का उपनाम भी है। प्रश्नावली विधि के अलावा इस विधि को कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। इस विधि को हम कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानते हैं। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। इस विधि का उपनाम है, इसे हम कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कागज पेंसिल विधि भी कहते हैं। कौन सी विधि को? प्रश्नावली विधि को। किस नाम से? कागज पेंसिल विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये प्रश्नावली विधि जो है, नाम से पता चल रहा है, इसमें प्रश्न होते हैं और छात्रों से उनके उत्तर लिखवाए जाते हैं। प्रश्न दिए जाते हैं और छात्रों से उन प्रश्नों के उत्तर लिखवाए जाते हैं। इसमें 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कितने प्रकार के? 4। पहला है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला है बंद प्रश्नावली, नंबर 2 पर है खुली प्रश्नावली, नंबर 3 पर है सचित्र प्रश्नावली, और नंबर 4 पर है मिश्रित प्रश्नावली। कितने प्रकार हो गए? 4। कौन कौन से हो गए? बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। ठीक है, बंद प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर व्यक्ति हां या नहीं में देता है। बंद प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर हां या नहीं में दिए जाते हैं। खुली प्रश्नावली में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक रूप से दिए जाते हैं। कैसे दिए जाते हैं? निबंधात्मक रूप से। बंद प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर हां या नहीं में दिए जाते हैं। खुली प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर निबंधात्मक रूप से दिए जाते हैं। सचित्र प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, सचित्र प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मिश्रित प्रश्नावली में इन तीनों प्रकारों का मिश्रण होता है। कहने का मेरा तात्पर्य, कुछ प्रश्न होते हैं बंद प्रश्नावली के, कुछ प्रश्न होते हैं खुली प्रश्नावली के, कुछ प्रश्न होते हैं सचित्र के, और तीनों को मिलाकर के होते हैं मिश्रित प्रश्नावली बन जाती है। फिर से देखो, प्रश्नावली विधि, इस विधि के प्रतिपादक हैं वुडवर्थ। इसे कागज पेंसिल विधि कहते हैं। कागज पर प्रश्न लिखे होते हैं और पेंसिल के माध्यम से उनके उत्तर लिखे जाते हैं। इसमें प्रश्नों के 4 प्रारूप होते हैं, प्रकार 4 होते हैं। बंद प्रश्नावली, प्रश्नों को उत्तर हां या नहीं में दिए जाते हैं। खुली प्रश्नावली, प्रश्नों को उत्तर निबंधात्मक रूप से दिए जाते हैं। सचित्र प्रश्नावली, चित्रों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाते हैं। और मिश्रित प्रश्नावली में क्या करते हैं? उपर्युक्त तीनों प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। तो ये प्रश्नावली विधि है, वुडवर्थ ने दी है। इस तरह से इस विधि को हम पढ़ते हैं। और इसमें प्रश्नों के दिए गए उत्तर के आधार पर जो भी प्रश्न है और विद्यार्थी ने जो भी उनके उत्तर दिए हैं, उन उत्तरों के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। ठीक है, और उसका व्यक्तित्व कैसा है इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। तो ये थी हमारी प्रश्नावली विधि। चलिए अगली विधि, साक्षात्कार प्रणाली या साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार क्या है? साक्षात्कार के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को जानने की कोशिश करते हैं। अल्प समय में किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। अगली विधि है साक्षात्कार विधि। देखिए,
इंटरव्यू ठीक है, इंटर प्लस व्यू दूसरी चलो, इंटरव्यू, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब है आंतरिक और व्यू का मतलब है अवलोकन। इंटर का मतलब क्या है? आंतरिक, और व्यू का मतलब क्या है? अवलोकन। इसका मतलब साक्षात्कार क्या है? तो वुडवर्थ कहते हैं संक्षिप्त वार्तालाप के माध्यम से, संक्षिप्त वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति को जानने की प्रक्रिया। ठीक है, संक्षिप्त वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति को जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साक्षात्कार। संक्षिप्त वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति को जानने की प्रक्रिया साक्षात्कार कहलाती है। साक्षात्कार के दो रूप होते हैं, एक तो होता है औपचारिक और दूसरा होता है अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है? देखो, जब आपको पहले से पता हो, सब कुछ पहले से जानकारी में है कि हमारा इंटरव्यू होगा, जैसे आरएएस का इंटरव्यू, आईएएस का इंटरव्यू, आपको पहले से सब कुछ पता है कि हमारा इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार होके जाते हैं, तो वो तो कहलाता है औपचारिक। जब आपको पता ना हो और कोई अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब आपको बताया ही ना, बातों ही बातों में आपसे पूरी डिटेल ले जाए, आपकी पूरी जानकारी ले जाए, तो उसे हम कहते हैं अनौपचारिक। वर्तमान में इसके तीन रूप प्रचलन में हैं, संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित। ठीक है, संरचित में सब कुछ पहले से फिक्स होता है, प्रश्न, प्रश्नों का क्रम, ठीक है, उनका समय, स्थान, अवधि, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। असंरचित में पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है। और अर्धसंरचित में शुरुआत तो होती है संरचित से, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, व्यक्ति की योग्यता अनुसार, उसके अनुभव अनुसार, जो कि हमें बातों से पता लग जाता है, हम प्रश्न पूछते हैं। तो वर्तमान में अर्धसंरचित को समाहार साक्षात्कार भी कहते हैं, और वर्तमान में यह सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। विद्यालयों में प्रवेश के समय कई बार और नौकरियों में चयन के समय साक्षात्कार विधि का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा साक्षात्कार विधि थी, और हमारा टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व मापन की विधियां। एक तो हमने पढ़ी है आत्मकथा विधि, दूसरी हमने पढ़ी है व्यक्ति इतिहास, तीसरी विधि हमने पढ़ी है प्रश्नावली विधि, और चौथी विधि आज हमने पढ़ी है साक्षात्कार विधि। ठीक है, तो ये कुछ चार विधियां आज हमने इस क्लास में पढ़ी है। आगे विधियां कल अगली क्लास में फिर लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। और एक बात मैं जो रोजाना दोहराता हूं कि यदि आप भी तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी कर रहे हैं, और ऑफलाइन कोचिंग का आपका इरादा है, और आपको ऐसे संस्थान की तलाश है जो आपकी मेहनत को और अच्छे लेवल तक ले जा सके, तो ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां की बेहतरीन टीम आपकी तैयारी को और सुदृढ़ और मजबूत बनाने में आपका फुल सपोर्ट करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।